हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है, वहां से हमने 5 इंपॉर्टेंट थीम्स पिक की हैं। उनके साथ जो पहले एसोसिएटेड पीवाईक्यू थे वो भी आज हम देख लेंगे, सो दैट उनकी तैयारी हमारी पक्की हो जाए। और अगर कोई इन न्यूज से रिलेटेड रेलेवेंट करंट अफेयर है वो भी हम पढ़ लेंगे, कि हम अगले कुछ मिनटों में इन 4 थीम्स के तो जो ब्रॉडर पैरामीटर्स हैं वो समझ लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मैं आपको बेसिक समझाती हूं, है ना, ताकि आप आगे कभी गलती ना करो। देखो, सन से इंसुलेशन आ रही है, राइट। फिर अर्थ जो है उस हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, फिर अर्थ उसको रेडिएट कर रही है, राइट। अब देखो, यहां पे इंसुलेशन की बात थी, राइट। यहां पे अर्थ रेडिएट बैक कर रही है ना। यहां पे जब रेडिएट बैक हो रही है ये हीट, 2 टर्म्स यूज होती हैं, एक टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, एक इंफ्रारेड रेडिएशन। ये जो दोनों टर्म्स है आप देखोगे इस पेपर में सवाल आया हुआ है, राइट। नेक्स्ट चीज, हमें हर बार कंफ्यूजन होती है कि इनमें से लॉन्ग वेव कौन सी है, शॉर्ट वेव कौन सी है, राइट। अब आज इसका आप ट्रिक याद कर लो। मैं हमेशा बाद में बताती हूं, एस फॉर सन, एस फॉर शॉर्ट वेव। सन से जो भी इंसुलेशन आ रही है वो हमेशा शॉर्ट वेव से एसोसिएटेड होगी, यानी कि जब भी हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन की बात करेंगे वो क्या होगी, लॉन्ग वेव होगी। अब देखो, जब तो इंसुलेशन आ रही है ना, बिल्कुल अनइंटरप्टेड आ जाती है, राइट। पर जब अब ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बनके जा रही है, अब इसे एब्जॉर्ब करती है यहां पे गैसेस, राइट। गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, या फिर वाटर वेपर भी आप यहां पे कह सकते हैं। तो यही जो हीट एब्जॉर्ब होती है बाय कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से हमारे आसपास वार्म ब्लैंकेट है। और मैं हमेशा ये बात बताती हूं कि ये फिनोमेना तो होना ही होना है। दिक्कत कहां आती है, ग्लोबल वार्मिंग कब आती है, जब ऐसी गैसेस बढ़ती जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी इस हीट को एब्जॉर्ब करेगी, उतनी हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, राइट। यानी जो भी हीटिंग की हम बात कर रहे हैं प्राइमरीली, वो इसी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से, इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से ही हो रही है। अब सवाल देखते हैं, राइट, कि हमारा एटमॉस्फेयर हीटेड है ज्यादा बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अभी हमने पढ़ा कि ज्यादा किससे है, यहां पे बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। पर सवाल क्या कह रहा है, ज्यादा इंसुलेशन से होना चाहिए। बिल्कुल गलत। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत है आपका। स्टेटमेंट 2 देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जो बाकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो एब्जॉर्ब करती है लॉन्ग वेव। यही तो हमने पढ़ा कि लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। तो आंसर क्या बना, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब मैं इससे एसोसिएटेड ना आपको पीवाईक्यू भी दिखाऊंगी अभी, राइट। ये देखिए, क्लास में हमने पूरा ये सब कुछ पढ़ाया हुआ था, एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा जो है बढ़िया आंसर किया है इसका स्टूडेंट्स ने। एनीवेज, यहां पर आते हैं। अब देखिए, पहले पीवाईक्यू पूछा गया है कि इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर बढ़ा रहा है, क्यों। अभी हमने पढ़ा टेम्परेचर क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि एब्जॉर्ब हो रही है यहां से कौन सी रेडिएशन, इंफ्रारेड पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन, राइट। तो अगेन ये क्वेश्चन भी आप देखिए पहले डिस्कस्ड है। इसके अलावा भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, राइट, और वो देख भी रहे आप, देखिए कि यहां पे भी इंफ्रारेड वेव्स की बात है ना, कि ये एब्जॉर्ब कौन कर रही है, इंफ्रारेडिएशन एब्जॉर्ब कौन कर रहे हैं। यहां देखिए, एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर। मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं कि थीम रिपीटेड है। अलग अलग सवाल आए हो सकते हैं लेकिन थीम रिपीटेड है। तो ना आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, राइट। और ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, शाम तक आप उसको जरूर डाउनलोड कर लें, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। जो जो रेलेवेंट क्वेश्चन है ना सब आज ही देख लेंगे, सो दैट आपकी प्रिपरेशन हो जाए। अब वाटर वेपर देखो, पहले भी वाटर वेपर पे सवाल आया हुआ है, तो वाटर वेपर नई थीम तो नहीं है, अगेन रिपीटेड थीम है, राइट। अब मैं यहां पे आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, है ना। अब वाटर वेपर की बात करें, देखो सबसे पहली चीज जो आपने समझनी है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के रेफरेंस में जो हम बात कर रहे हैं, गैसेस एक लिमिटेड ऑल्टीट्यूड तक ही सेट है। ऐसा क्यों नहीं है, फॉरएवर एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, या बहुत ज्यादा क्यों नहीं है।
बेहतर शब्द क्या होगा कि मेजॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड है टू अ स्पेसिफिक हाइट, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे कम होती जाएंगी। इसका बहुत बड़ा रीजन जो आप याद रखेंगे इज ऑल्सो कि अर्थ की ग्रेविटी इन पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच के रखती है, इसलिए मेजॉरिटी एटमॉस्फेयर जिसमें मेजॉरिटी गैसेस डस्ट पार्टिकल्स है वो एक ऑल्टीट्यूड तक ही मेजॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे जैसे अर्थ से दूर जाते जाओगे ग्रेविटी का इंपैक्ट कम होता जाएगा, गैसेस भी कम होती जाएंगी, सिंपल तरीके से, राइट। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब यहां पे ऑप्शन देखिए, विद रेफरेंस टू वाटर वेपर, राइट, ये डिक्रीज करता है विद अल्टीट्यूड। अभी हमने देखा जैसे जैसे ऊपर जाओगे सामान कम होता जाएगा, वाटर वेपर कम होता जाएगा, करेक्ट। दूसरी चीज देखो, ये पोल्स की बात कर रहे हैं, आपने ध्यान से देखना, मैंने वैसे क्लास में पढ़ाया हुआ है, देखो डायरेक्ट ऑप्शन यहां पे अवेलेबल था, डिक्रीजेस विद अल्टीट्यूड। अब आप समझो, मैं हमेशा बोलती हूँ पोल्स और इक्वेटर को कंपेयर कैसे करना है। आंसर तो चलो नोट्स में था ही था कि पोल्स पे जाते जाते डिक्रीज होता है, बट आप याद करने का तरीका समझो। देखो हमेशा आपने ये बात याद रखनी है, मैं आपको एक बेसिक मैकेनिज्म बताती हूँ। जब भी हम रेनफॉल की बात करते हैं, है ना, रेनफॉल कैसे हो रही है, बचपन में आपने वाटर साइकिल पढ़ा है, सिंपल शब्दों में देखें तो पानी जो है इवेपोरेट होता है, राइट, और फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यही वेपर आगे जाके बादल बना के बारिश करता है, राइट। पर पानी वेपर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, हमेशा याद रखना, राइट, कि पानी को हीट मिलेगी तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा। यानी कि समझो, आप पढ़ते हो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लिक्विड को अगर आप हीट दोगे तो वो गैस में यानी वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर मॉइस्चर की बात हो रही है, राइट। तो क्या होगा, जहां पे भी हीट ज्यादा होगी, इसका मतलब है जितनी ज्यादा हीट उतना ज्यादा वेपर होना चाहिए, है ना। अब हम इक्वेटर और पोल्स को कंपेयर कर लेते हैं। हमें पता है कि सन की डायरेक्ट इंसुलेशन विद इन द ट्रॉपिक्स ही है, उसके बियॉन्ड तो सन की इंसुलेशन वैसे भी बहुत कम है, राइट। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि पोल पे बहुत ज्यादा ठंड है। तो हीट ज्यादा कहां होगी, इक्वेटोरियल जोन्स में, है ना, इन जोन्स में, या ट्रॉपिकल जोन्स की भी हम बात कर सकते हैं। यहां से जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे हीट भी कम होती जाएगी, क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज तो ओनली बिटवीन द ट्रॉपिक्स है, उसके बाद तो जो है सन की रेज भी तिरछी होती जा रही है, स्लांटिंग होती जा रही है, राइट। इसका मतलब जहां हीट ज्यादा होगी वहां पे वेपर भी ज्यादा होना चाहिए, जो कि ये जो इक्वेटोरियल जोन है, जब हम ट्रॉपिक्स का रेफरेंस लेते हैं वहां हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पोल्स। इसीलिए वाटर वेपर यहां पर ज्यादा होगा, यहां पे बहुत कम होगा, राइट। और देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन उल्टा कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम पोल्स पे होगा। अभी तो हमने पढ़ा कि पोल्स पे तो उतनी हीट ही नहीं है एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल जोन्स और द ट्रॉपिक्स, तो वहां पे मैक्सिमम तो हो ही नहीं सकता, राइट। इसीलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, आंसर है ओनली ए, राइट। और मैं आपको दिखाती हूं, पहले भी जैसे ना सवाल आए हुए हैं, देखो अब मैं आपको ये वाला सवाल दिखाती हूं। पहला ऑप्शन देखो कि यहां पे कह रहे हैं, देखो 2-3 चीजें, ठीक है। एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अभी हमने पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर जो है अर्थ की सरफेस से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जा रही है उससे हीट अप हो रहा है। ऑप्शन आप देखिए, एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अभी हमने पढ़ा, राइट। दूसरी चीज देखिए, यहां पे देखिए, देयर इज मोर मॉइस्चर इन दी अपर एटमॉस्फेयर। मॉइस्चर क्या हो रहा है, वेपर की ही तो बात हो रही है। अभी हमने देखा वेपर तो रिपीटेड थीम है। अब आप देखो, मैंने आपको पढ़ाया भी कि जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे सामान कम होता जाएगा। मेजॉरिटी एटमॉस्फेयर, मेजॉरिटी गैसेस और डस्ट एक ऑल्टीट्यूड तक ही है, यानी जैसे जैसे आप अपर एटमॉस्फेयर में जाओगे वेपर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, मॉइस्चर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं, यहां तो कह रहे हैं ज्यादा होता जाएगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो आप देख रहे हैं कि थीम्स आपकी जो है रिपीटेड होती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि वेपर पे पहली बार सवाल आया है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पे पहले आया है, जो जो ऑप्शंस रेलेवेंट है मैं डिस्कस कर रही हूं, राइट। तीसरा ट्रोपोस्फियर की बात कर लेते हैं, राइट। अब ट्रोपोस्फियर में सवाल देखिए, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर पे सवाल यहां पे आया हुआ है ना। पहले भी आप देखेंगे इस थीम से स्ट्रेटोस्फियर पे सवाल आया हुआ है, तो थीम लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकम इंपॉर्टेंट।
अब देखो यहाँ पे क्या पॉइंट है, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर की बात करें, एब्सोल्युटली नोट्स में था। अगेन सारे क्वेश्चंस जो है मैंने अभी तक डिस्कस किए डायरेक्टली नोट्स में थे। देखिए थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। अब आप देखो अर्थ ट्रोपोस्फियर की बात हो रही है ना, पहली लेयर है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है राइट कि बिल्कुल ही यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इक्वेटर पे आप देखोगे ज्यादा आपको थिकनेस मिलेगी, पोल्स पे थिकनेस कम मिलेगी। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो पेपर में पूछा हुआ है इस कन्वेक्शनल करंट्स। इक्वेटर पे हीटिंग है, कन्वेक्शनल करंट है, तो एक्सपेंशन की भी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू पोल्स। तो वही वो बोल रहे हैं कि थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर मच ग्रेटर है एट द इक्वेटर कंपेयर टू पोल्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ कन्वेक्शनल करंट हीट ग्रेटर हाइट्स पे जो है लेकर जाती है राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं और सेकंड स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन करता है फर्स्ट स्टेटमेंट को। ठीक है जी, चलिए अगेन वोल्केनोस की बात करते हैं ना। अगेन सवाल आया हुआ था इनमें से क्या प्रोडक्ट्स हैं वोल्केनिक इरप्शन के। मैं आपको दिखाती हूं एग्जैक्टली नोट्स में राइट। ये देखिए पायरोक्लास्टिक डेब्री, एश, डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, सल्फर कंपाउंड्स राइट। पायरोक्लास्टिक डेब्री, एश, डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड सल्फर कंपाउंड्स राइट। तो सारे ही आपके प्रोडक्ट्स रहेंगे। यहां पे ना मैं सल्फर पे फोकस करना चाहती हूं क्योंकि सल्फर पे ना रीसेंट करंट अफेयर भी था एक। देखो सल्फर कंपाउंड्स ना एक बहुत ही स्पेसिफिक पैरामीटर होते हैं, मैंने क्लास में भी ये चीज पढ़ाई है कि ना मान लीजिए वोल्केनोज से वोल्केनिक इरप्शन जब भी हो रही है सल्फर कंपाउंड्स आ रहे हैं। सल्फर कंपाउंड्स जो है इवेंचुअली जो है सल्फर एरोसोल्स क्लाउड फॉर्मेशन में मदद करते हैं। अब जब भी क्लाउड फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा कि बहुत सारी इंसुलेशन जो आ रही थी दैट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, है ना। इंसुलेशन आ रही थी पर बीच में क्लाउड आ गया, तो ये जो सल्फेट कंपाउंड्स हैं ये जो है इन क्लाउड्स को बनाने में मदद करते हैं। अब जहां भी क्लाउड्स बन गए इंसुलेशन आ रही है, इट विल रिफ्लेक्ट बैक। तो जो हीटिंग आ रही थी जब वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, रुक गई, तो टेम्परेरीली थोड़े समय के लिए ये जो सल्फर कंपाउंड्स हैं ये कूलिंग भी कॉज करते हैं। जब भी हम वोल्केनो को इमेजिन करते हैं हमें लगता है अरे कितनी हीट जनरेट हो रही है, लावा मैग्मा बाहर आ रहा है। बट सल्फर कंपाउंड्स की स्पेशलिटी यही है कि इनकी वजह से कुछ समय तक जो है कूलिंग होती है। रादर ये रिसेंटली न्यूज में भी थे, पैसिफिक ओशन की एक स्पेसिफिक जो है वोल्केनिक इरप्शन की बात हो रही थी। मैंने रिसेंटली अपना जो करंट अफेयर्स लाइव आजकल हम ले रहे हैं उस बैच में भी कराया है कि एक बड़ी स्पेसिफिक चीज हुई वहां पे कि यूजुअली वो कह रहे हैं कि जब भी वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो थोड़े समय के लिए ग्लोबल कूलिंग कॉज होती है ना। पैसिफिक ओशन के एक वोल्केनिक इरप्शन की बात हो रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली उन्होंने कि इस स्पेसिफिक वोल्केनिक इरप्शन में क्या हुआ कि रादर देन सल्फर कंपाउंड्स, ये जो स्पेसिफिक वोल्केनिक इरप्शन था दिस वाज अंडर वाटर राइट। अंडर वाटर होने की वजह से अब पानी है तो इस पानी है मॉइस्चर भी होगा, तो इस अंडर वाटर इरप्शन की वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा मॉइस्चर या वेपर रिलीज हुआ राइट। अब इसको एसोसिएट करो आप हमारे वाटर वेपर या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वाले पार्ट से। जितना वाटर वेपर आएगा उतना ही आप देखोगे इट विल एब्जॉर्ब जो रेडिएशन है, इट माइट कॉज मोर ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो रिलेट कहाँ हुआ, मैंने बताया जब भी सल्फर कंपाउंड्स की बात होगी कुछ समय के लिए कूलिंग जरूर कॉज होगी, लेकिन रीसेंट स्टडी कह रही है कि जो लास्ट ईयर पैसिफिक ओशन में इरप्शन हुआ है उसमें क्योंकि वो अंडर वाटर था, बहुत ज्यादा पानी है, वेपर की बात होगी, मॉइस्चर की बात होगी, दिस माइट लीड टू व्हाट, ग्लोबल वार्मिंग एज वेल राइट। छोटी सी स्टडी है, मैंने रिसेंटली डिस्कस की, बट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए राइट। इस बार तो हम करंट अफेयर्स बैच भी ना पूरा लाइव ले रहे हैं, है ना। और हाँ, आपके लिए एक महीने के करंट अफेयर्स आर अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके उन्हें एक्सेस जो है जरूर ले सकते हैं जून मंथ के। चलिए लास्ट थीम पे आते हैं, आइसोथर्म्स। सबसे पहली चीज समझो, आपने ना पेपर में देखा होगा जब आप पढ़ाई करते हो कई बार शब्द यूज होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, कई बार शब्द यूज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या लिखते हो, हम पढ़ते हैं कि नॉर्मल लैब से रिएक्ट करता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे
टेम्परेचर घटेगा। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा। सिंपल सा तरीका समझो, पहाड़ों पे ऊंचाई पे जाते हो ठंड बढ़ती जाती है, तो उसी को मैं कह रही हूं कि अगर ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा। यानी ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात होती है जब भी मैं ऑल्टीट्यूड की टर्म्स में कहती हूं। पर मान लीजिए मुझे मेंस में सवाल आ जाता है, आप हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कीजिए। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आइसोथर्म्स। हमें पता है वर्ल्ड में डिफरेंट जगह डिफरेंट कंडीशंस है ना, ओशन करंट्स का इंपैक्ट एंड व्हाट नॉट। तो बेस्ड ऑन दैट एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात हो रही है, राइट। ये किससे होती है? आइसोथर्म से होती है। तो मेंस में अगर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात हो तो आपने आइसोथर्म्स को एक्सप्लेन करना है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहे हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी आपने बताना है ना, और वो बता भी रहे हैं कि जनवरी में ट्रेंड क्या होता है। अब आपको ना ट्रेंड याद करना पड़ेगा कि वो बता रहे हैं आइसोथर्म्स नॉर्थ को डिविएट करते हैं ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, राइट। और फिर वो बता भी रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। अब स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। आइसोथर्म्स है ना, अब ट्रेंड्स याद करने पड़ेंगे। आइसोथर्म्स डिविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन, साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। देखो, नॉर्थ ओवर द ओशन, साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, राइट। तो यही चीजें जो है आपने याद रखनी है। अगेन इट वाज कवर्ड है ना, रादर देन यूजिंग द वर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ, टुवर्ड्स इक्वेटर, टुवर्ड्स पोल्स यूज हुआ था, बट इट वाज कवर्ड, राइट। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन। अब सेकंड ऑप्शन देखो, है ना, ऑल्दो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, पर मैं आपको यहाँ पॉइंट दिखाती हूँ कि आपने क्या पढ़ना है। देखो पॉइंट क्या कह रहे हैं, कोल्ड ओशन करंट्स, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये जो है इनका रेफरेंस है यहाँ पे। अब मैं ना आपको एक क्विक चीज दिखाती हूँ। नॉर्थ अटलांटिक ओशन की जब भी बात हो रही है ना, हम ओशन करंट्स में पढ़ते हैं कि यूजुअली, अब देखो यूजुअली इस लैटिट्यूड पे कितना क्लोज है ये पोल्स के, ठंडा पानी होना चाहिए। देखो इस तरफ तो ठंडा पानी है, ओआशियो करंट, लेकिन यहां पे रेड कलर में वार्म वाटर है। सेम लैटिट्यूड, एक तरफ कोल्ड वाटर एक तरफ वार्म वाटर, भला क्यों? अब आप समझिए, गल्फ स्ट्रीम का वार्म वाटर इसी का एक ऑफशूट यहां आता है, इसीलिए यहां पे वार्म वाटर हो जाता है। और आप देखिए एक ही लैटिट्यूड पे एक तरफ वार्म वाटर एक तरफ जो है कोल्ड वाटर। तो जब भी इस जोन की बात हो रही है हमेशा रेफरेंस आप देखेंगे वार्मर वाटर का ही रहेगा। मैं आपको दिखाती भी हूं, एनसीईआरटी भी यही बोलती है, प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशन करंट्स। तो हमेशा आपने इस पैरामीटर पे ध्यान देना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में आप देखेंगे कोल्ड ओशन करंट्स की बात करी हुई है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ये आपको जी याद करना पड़ेगा, जरूर इसे याद रख ले। मैंने एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट भी दिया है फॉर योर रेफरेंस। आप देख भी सकते हैं कि जनवरी में आइसोथर्म्स कहाँ नॉर्थ और कहाँ साउथ डिविएट होते हैं, एब्सोल्युटली गिवन है, राइट। तो ये 5 जो चीजें हैं आज आपकी प्रिपेयर हो गई हैं। अब ये जो है पेपर में कभी भी गलत नहीं होंगी। जहां से भी आप पढ़ रहे हैं उनको भी आप क्विकली रिवाइज कर लीजिए और ये बढ़िया से हो गई अपनी थीम्स प्रिपेयर, राइट। शेखर टू शिखर बैच के बारे में आप जानते हैं, और डिटेल्स के लिए जो है आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। लाइव करंट अफेयर्स क्लासेस जरूर देखें। 1 मंथ का एक्सेस जो है ट्रायल पे जो है अवेलेबल है। हमारे नंबर्स पे कॉल करें, देखिए बहुत ही ज़्यादा होलिस्टिक क्लासेस है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।